चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं चुनावी चक्कर। वीआरएम टीवी पर चुनावी चक्कर चलाकर हम आपको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि वोटर आखिरकार आप हैं। देश की सरकार आप सभी को और हम सभी को बनानी है, और ऐसे में मतदाता क्या सोचते हैं, सरकार के प्रति उनकी क्या सोच है, सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, और सरकार को आखिरकार आने वाले 5 सालों में क्या सुधार करना चाहिए, सरकार से नागरिकों को क्या मिला और क्या मिलना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर लगातार मैं वडोदरा के लोगों के बीच जा रही हूं और पूछ रही हूं उनसे कि आखिरकार विकास की जो डेफिनेशन उन्हें दिखाई जा रही है, उसमें नागरिकों की कितनी सहमति है, नागरिकों को उस विकास का कितना लाभ मिला है। आज फिर एक बार चुनावी चक्कर में वडोदरा के गोरवा के सहयोग गार्डन पहुंची हुई हूं, जहां वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनकी नजर में सरकार की जो भूमिका है वो कैसी है। देश के युवाओं से हमने मुद्दे जाने, देश की महिलाओं से मुद्दे जाने, देश के अलग अलग प्रबुद्ध नागरिकों से हम जान रहे हैं कि आखिरकार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और नागरिक आखिरकार चाहते क्या है। कुछ ऐसे ही वरिष्ठ नागरिक भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार देश की सरकार से वो कितने संतुष्ट है। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे, जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से अब चुनाव आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? दिल में कुछ चल रहा होगा। दिल में तो यही चल रहा है, जो अभी तक जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया नहीं है जो मतलब सब तरह से सोच समझ के काम करवा रहे हैं इंसानों से। वो इंसानों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, कौन सा इंसान किस फील्ड में उसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग में उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई खेती बाड़ी तो खेती बाड़ी में कर सकते हैं, कोई मेडिसिन में तो मेडिसिन में कर सकते हैं। जितना भी मतलब हमारे देश में तरक्की होना चाहिए, सब तरह के इंसानों से उनका परिचय है और वो अच्छा काम कर रहे हैं हमारे। चलिए, मोदी सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं उनकी आपको पसंद है और आपको सीधे बेनिफिट मिला हो, ऐसी कोई योजनाओं के बारे में बताइए। जितनी भी योजना चलाई है, नीचे के तबके के व्यक्ति से लेके ऊपर के तबके तक व्यक्ति को सबको ही फायदा हो रहा है। मेडिकल साइंस के अंदर बहुत फायदा है। मेडिकल में लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो इनके पास में इतनी आबादी नहीं है, जैसे कि सिंपल उदाहरण देते हैं, घुटने का ऑपरेशन करवाना है, आजकल घुटनों की बहुत समस्या हो रही है, तो गरीब लोगों को घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए उनको जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ता है। पर मोदी साहब ने एक कार्ड निकाला हुआ है, वो कार्ड दिखाते हैं तो व्यक्ति का इलाज जो रिकमेंडेड हॉस्पिटल है उनके अंदर फ्री में हो जाता है। और ऐसे बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं मेडिकल की जो कि फ्री में इलाज कर देती है। चलिए, अब एक और आम नागरिक मुरजी भाई मकवाणा हमारे साथ है। मुरजी भाई से जानेंगे कि उन्हें कितना लाभ मिला है। सरकार जो ચાલી રહી છે એનાથી કેટલા સંતુષ્ટ છો? અમે તો સંતુષ્ટ જ છે। મોદી સરકારમાં બધું સારું ચાલી રહ્યું છે। એમના જે બધું અભિયાન છે, એમને કે ગેરંટી વાયદા છે, એ વાયદા પૂરા કરે, બરાબર છે? પૂરા થઈ રહ્યા છે? પૂરા થઈ રહ્યા થશે, થવા કરશે તો ખરા। ગેરંટી આપી તો આપણે ગેરંટી જોવાની ને, બરાબર છે? પ્લસ બીજું કે મારું ખેડૂતમાં નામ છે તો મને 3 મહિને પૈસા બી મળે છે, બરાબર? એવું છે બધું, અને બધા લાભ બી મળે છે। ફરી એકવાર વોટ કરવાનો સમય આવ્યો છે, સરકાર રિપીટ કરવાની છે કે કોઈ નવી સરકારને મોકો આપવાનો છે? હવે એ તો હવે આમાં તો અમારી નવી સરકાર આવે કે જૂની સરકાર આવે, તો જે કરતા જ કરવાના છે, બરાબર? તમે એ સરકાર પણ જોઈ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પહેલાની કોંગ્રેસની સરકાર, એ વખતે કેવો માહોલ હતો અને અત્યારે કેવો માહોલ છે, એમાં શું ડિફરન્શિએટ કરી શકો? ના, તો સારી પ્રગતિ થઈ છે, બધા બ્રિજ બનાવ્યા છે, બધી રીતે રોડ રસ્તા બધું સારું જ છે। તમારા આસપાસ શું સમસ્યા છે? અમારી આસપાસ તો અમારે ત્યાં સોસાયટી પાસે આવો ત્યારે હું બતાવું, અમારે જે આગળ નીપાચાની વાત કરું છું, પંચમહાલ બેંકની સામે, ત્યાં આગળ બધો કચરો રાતે નાખી જાય છે અને એવું બધું કોથળીઓ ભરીને ખેંચી લાવીને અમારી સોસાયટીમાં આવે છે। અમે રજૂઆત કરવી કોર્પોરેશનમાં કરી છે, કટારા સાહેબને, અને એ સિવાય અરજી બી આપી છે। માણસ મૂકો, સામે માણસ મૂક્યો છે, આવીને થોડું સાફ કરી જાય, જ્યાં સુધી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય સુધી, એવી રજૂઆત કરીને અરજી બી આપી છે, ફોટા હાથે આપ્યું છે। કેટલો વખત થઈ ગયો એને? લગભગ 15 દિવસ થઈ ગયા। સોલ્વ થઈ છે? સોલ્વ તો આવી જાય છે, પણ એ બધું હવે એ તો કોર્પોરેશનમાં કામ બધું એવું જ છે। સાહેબો કે જાઓ ભાઈ, ત્યાં આવશે એ માણસો। કોર્પોરેશનમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ સરકાર છે। એ તો બધા થોડા સાંભળે છે,
એમનું જ નહીં સાંભળે તો અમારું ક્યાંથી સાંભળવાના? આપણે બધા મોદીની વાત કરીએ છીએ પણ દેશની જે સરકાર છે દિલ્હીમાં છે, અહીંયા પરિસ્થિતિ કેવી છે એ તો કોને ખબર પડે? બરાબર, આવું છે બધું. वडोदरा की जो राजनीति है वो लोगों में चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है और जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी है लेकिन फिर भी जो योजनाएं हैं उस पर काफी खुश है શું કહેવા માંગશો જે સરકાર ચાલી રહી છે? કઈ સરકારનું આપણું રાજકારણમાં તો કઈ આપણને રસ જ નહીં, કશી ખબર જ નહીં કે આપણે કઈ ખબર જ નહીં આપણે રાજકારણમાં તો. વોટ આપો છો ખરા? વોટ તો આપીએ છીએ. કોને વોટ આપો? વોટ જ્યારે આપો છો ત્યારે કંઈક વિચારીને જાઓ છો? વિચારીને આપીએ છીએ તો ભાઈ કોઈ માણસ કામ કર્યો છે તો એને જ વોટ આપીએ છીએ બસ. પછી આ આવે કે ના આવે. કેટલા વર્ષો થયા તમને? મારે 75 વર્ષ થયા. 75 વર્ષ. તો 75 વર્ષમાં બહુ બધા લોકોને તમે વોટ આપ્યા હશે, બહુ અલગ અલગ પાર્ટીને આપ્યા હશે. શું કરે છે અલગ અલગ પાર્ટી? પાર્ટીને તો નથી આપે, પહેલેથી તો કોંગ્રેસને આપું છું, કોંગ્રેસને જ આપું છું બસ. આવે કે ના આવે બસ. चलिए, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं. क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? देश की राजनीति चल रही है, हम सबको वोट करना है, क्या कहना है? अभी सब लोगों को क्या है कि अभी नया कोई आएगा और अच्छा करेगा, इसीलिए सब वोटिंग आया है ना. अभी एक मौका है कि जो अच्छा काम करता है उसको दे दो. अच्छा काम कैसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? किसे मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि हम सब जाने कि कोई अच्छा काम करे, उसे हम लोगों तक पहुंचाए. कैसे हम डिफाइन करें अच्छा काम किसे कहते हैं? रोड बनाता है, रोड रास्ता बनाता है, वही सबसे अच्छा वही काम करता है. फिर भी वो टूट जाता है तो फिर वो बोलेगा वो उसने कमीशन लिया होगा, तो कोई खाया होगा, ऐसा कुछ न कुछ कोई बोलता रहेगा. वो तो अच्छा ही काम करना ही जरूरी है. कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं, कौन सी योजनाओं को पसंद करते हैं? पार्टी को कौन सी पसंद करता है वो तो बोल नहीं सकता है ना, वो तो सीक्रेट रहता है. ये जो सरकार है उससे कितने खुश हैं, उनकी कितनी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? अभी जो आता है वो जो काम करता है बराबर, उसका जो लाभ मिलता है तो पब्लिक को ही मिलता है. पहले इधर सब लोग कम बैठता था, अभी सब ज्यादा बैठता है. क्यों? अब ज्यादा बैठता है तो उसका इनकम कॉर्पोरेशन को मिलता है. चलिए, आप भी कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो इधर रोड है सहयोग वाला आगे वाला दलसुख की ऑफिस के बाजू में, वो रोड पर कहाँ सुविधा है? और हमारी सोसाइटी में तो आज 30-40 વર્ષ हुआ लेकिन ऐसा ही है. તમારા એરિયામાં સારું પાણી આવે છે? પાણીનું હમણાં વચ્ચે તો બહુ ગંદુ આવતું હતું. તો હવે ફરી વોટ કરવાનો વારો આવ્યો છે, કોને વોટ કરશો? કેવા કહી ના શકાય. કહેવાનું નથી પણ જે લોકોને કેવા લોકો આવવા જોઈએ જે આપણું કામ કરી શકે? કામ કરી શકે એવા આવવા જોઈએ, પણ એ અમે કહી ના શકીએ કે અમે આ જ વ્યક્તિને આપીએ. એ તો જાહેરમાં ના જ બોલાય. हाँ बिल्कुल, वोट किसे करना है ये तो नहीं कहना है, सिर्फ हम लोगों की सोच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो सरकार के बारे में सोचते क्या है. शंकर भाई क्या सोचते हैं, कैसे कैंडिडेट को वोट करना चाहिए ताकि आने वाली जो 5 साल है उसमें हमें एक बेहतर सरकार और सुविधाएं मिल सके? वो तो एडवांस में कैसे पता चलेगा? जो कैंडिडेट आएगा काम करेगा तब पता चलेगा. कैंडिडेट तो अभी बदलने वाला है, भाजपा में कांग्रेस में कौन आने वाला है वो भी पता नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो आएगा वो काम करेगा कि नहीं करेगा? आपकी कोई सोच तो होगी कि ऐसा कुछ करेगा, या देखिए जब पार्टी किसी को टिकट देती है तो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, उस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करता है. यही गलत है. पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी वाले दिल्ली रहते हैं बराबर. हमने साहब को वोट दिया, साहब 2 जगह से खड़े रहे थे, बड़ौदा से और वाराणसी से, तो हमको बड़ौदा छोड़ के चले गए बराबर. तो बड़ौदा में अभी एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना है, तो खुशी मनाने के क्या बोले कि अभी स्टैंपिंग हो रहा है इधर, वो फॉरेन जा रहा है उसका स्टैंपिंग इधर होगा, उससे क्या फायदा होगा? कोई फ्लाइट तो उतर नहीं है, आ नहीं रही है. तो जीएसएफसी, आईपीसीएल, रिफाइनरी, बाजू में देखो भरूच, अंकलेश्वर, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो चाहिए ना. खाली इमिग्रेशन हो गया उससे काम थोड़ा चलेगा. बड़ोदरा का विकास कैसे होगा, क्या क्या होना चाहिए? एज अ नागरिक, एज अ बड़ोदरा के सिटीजन आप क्या मानते हैं? क्या लगता है जो हो रहा है विकास बराबर हो रहा है? कंपेरेटिव टू अहमदाबाद हो रहा है बराबर. एक ब्रिज बनाया बराबर, 3.7 किलोमीटर ब्रिज बना, उसका पैसा भी बाकी है गवर्नमेंट से लेने का, तो उससे क्या करेंगे? कौन देगा पैसा? एयरपोर्ट का तो प्रॉब्लम है ही. रास्ते ठीक है, अभी चलो 30-40% तो अभी बन रहा है, वो तो पैसा आता है. कितना पैसा आता है गवर्नमेंट का? पहले जो कांग्रेस के टाइम में जो पैसा आता था उससे कितना ज्यादा हुआ. डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, आवक कितनी बढ़ गई.
आवक तो बढ़ गई कि नहीं? इसी हिसाब से विकास हो रहा है। आप बोलते कि रोड बन गया, चलो बन गया, ओके। पिछली सरकार से नहीं होता था, लेकिन उस टाइम कितने टैक्स भरते थे हम, और अभी कितना टैक्स भरते, कैलकुलेट किया? फिर भी नागरिक भारतीय जनता पार्टी को भर भर वोट क्यों कर रहे हैं? वो तो सब इंप्रेशन में आ गए। वो राम को ले आए तो वोट तो लेंगे। राम तो पहले भी आए हुए थे। वो गांव में जाते थे तो सब बोलते आओ राम 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 राम। तो ये लोग बोलते हैं कि राम को ले आए, तो राम कहाँ गए थे? गए तो थे नहीं कहाँ। तो कैसे बोलते कि राम को हम ले आए? मंदिर बना बराबर, वो तो कोर्ट का मामला था। कोर्ट का मामला था, सुनवाई होती थी। वो शंकराचार्यों ने भी सुनवाई की थी। रातों रात तो कुछ बना नहीं। बराबर आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कोर्ट को लगा, जज को लगा कि बराबर है, बनना चाहिए। और क्या ये लोग क्या बोलते थे? वहीं मंदिर बनाएंगे। मंदिर कहाँ बना? 3.5 किलोमीटर दूर बना। वहीं बनना चाहिए। जो ढांचा हमने तोड़ा उस पे ही राम का जन्म होता है, वहीं बनना चाहिए। मैं यही कहता हूँ। मैं चुस्त हिंदूवादी हूँ। मुझे कोई दूसरे आदमी से फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू हिंदू करके जो लोगों को गुमराह करते हैं, वो गुमराह मैं होने वाला नहीं हूँ अभी। बराबर। देश के नागरिक हैं और कह रहे हैं कि हिंदुत्व का जो कार्ड लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी तो शायद देश के नागरिक उसे पसंद नहीं करेंगे। राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे किसी को रोजगार नहीं मिला है। धार्मिक आस्था की बात है, राम मंदिर अयोध्या में हो या हमारे घर के बगल में हो, बिल्कुल बराबर उसकी आस्था रहती है। अगर आप बगल वाले मंदिर में जाते हैं तब भी आप उतना ही भक्ति भाव वाला महसूस करते हैं जितना शायद अयोध्या में करेंगे। यानी अयोध्या का राम मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है। यस, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स एंड धर्म, उसको साथ में मत मिलाइए। कुछ होने वाला नहीं उससे। देश के नागरिक इसी पर गुमराह हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सब सो गए तो फिर क्या कहेंगे? सबको बस जगाने का काम आप और मेरे जैसे लोग कर सकते हैं। हाँ तो चलो, कल से आपके साथ चला जाता हूँ। मैं जगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फेलियर हो जाऊंगा, सक्सेस नहीं होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखिए वीएनएम के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति की विचारधारा आप तक पहुंचे ताकि आप भी उस पर सोच सके। जैसे इन्होंने कहा कि राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन बन गया, हो गया, खत्म बात। अब उससे आगे बढ़ना चाहिए। राम मंदिर का विकास तो हो गया है, लेकिन देश में विकास के कई सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा जो था वो गेन टैक्स, जो हमने पूरी जिंदगी पैसा बचा है, गेन टैक्स में सरकार ने राहत दी। जो हमारा रेलवे कंसेशन था वो भी चला गया। फिर भी देश भाजपा को क्यों पसंद कर रहा है? कैसा लग रहा है आपको कि विकल्प नहीं है लोगों के पास? नहीं है ना विकल्प। जो विकल्प था तो उसके अंदर घुस गया अभी भाजपा में। कैसे होगा? जो कांग्रेस वाले थे, निकम में थे, उसको तो हमने निकाल दिया। एग्री विद भाजपा, उसको निकाल दिया हमने। लेकिन गया कहाँ? वो लोग कहाँ गए? आप सोचिए। आप बोले आप पत्रकार है, आप बोलिए कहाँ गए वो लोग? जो भ्रष्टाचारी थे कहाँ गए वो लोग? भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में धुलने के लिए गए हैं। चलिए आ जाइए आप। आपका क्या कहना है? आप कह रहे थे कि शायद वो दूसरे से अच्छे तो हैं। किस रूप में अच्छे हैं? बहुत सारी चीजों में। भ्रष्टाचार में कम से कम उन लोगों से अच्छे हैं जो पहले थे, उससे तो अच्छे ही है। और मैं चुस्त बीजेपी हूँ। उसका कुछ बाबत में विरोध भी है बीजेपी का, लेकिन फिर भी बीजेपी को ही वोट देता हूँ मैं। बीजेपी को वोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देश वोट कर रहा है, लेकिन किस मुद्दों पर कर रहा है? क्यों बीजेपी को पसंद किया जा रहा है? बीजेपी को मैं इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मैंने दूसरी चीजों के साथ साथ कुरान भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो आपने सार में क्या पढ़ा? कुछ तो मोरल ऑफ द स्टोरी कुरान से समझ में आई होगी। मुस्लिम के सिवा दूसरे सबको कुछ भी करके मुसलमान बनाने का ही उसका मेन एजेंडा होता है। उसके कारण ही मैं बीजेपी को वोट देता हूँ। अच्छा, चलिए, बीजेपी की क्या बातें पसंद है? 5 योजनाएं आप मुझे बताइए जिससे देश के नागरिकों को फायदा पहुंच रहा है। सबसे पहले तो ये रोड अच्छा बन गया, ट्रांसपोर्ट अच्छा है। यहाँ गैंडा सर्कल से सालों तक रोड नहीं बना, अब जाके कहीं जब इलेक्शन आया था तब बना। 70 साल हो गए, एक ही 10 साल में पूरी जगह सबकी सब जगह बन जाएगा? इतने पूरा तो जाल बिछाया है गडकरी जी ने, फिर भी आपको कम लगता है? मुझे कम नहीं लग रहा। मैं तो देश के नागरिकों से सवाल पूछ रही हूँ। वो देश के नागरिकों को क्या लगता है वो मैं जान रही हूँ। रोड तो बहुत जगह अमेरिका में भी खराब है। चलिए, वडोदरा का विकास नहीं हुआ, ऐसे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा आकर कहते हैं। वडोदरा के विकास के लिए क्या करना चाहिए? चलिए ये बताइए। वडोदरा का विकास हो रहा है, चालू है। और क्या करना चाहिए? क्यों वडोदरा अहमदाबाद और सूरत से पीछे है? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता। वडोदरा के नागरिकों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार उनकी समस्याएं देश की सरकार कैसे सुलझाएगी। फिर एक बार हमें वोट करना है, और जब वोट करते हैं क्या दिमाग में रखते हैं? कुछ सोचकर जाते हैं, घर वालों से डिस्कस करते हैं कि ये काम अच्छे हुए 5 साल में, इसलिए हमें इन्हें वोट करना है।
पहले तो मैं हिंदुत्व को ही मानता हूँ और विकास तो बहुत काफी लग रहा है, क्योंकि मैं बचपन से देखा है दूसरे एक गांव से दूसरे गांव जाना तक चल के ही जाना पड़ता था। कभी वो बस की व्यवस्था नहीं थी, रेलवे की व्यवस्था नहीं थी। काफी गरीबी में से हम आए, ऐसे मालदार नहीं हुए, स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। तो टैक्स जो बोलते हैं, भाई साहब बोला टैक्स ज्यादा है, वो है, लेकिन आपकी आय तो बढ़ी है, इनकम बढ़ी तभी तो टैक्स लग रहा है। जो गरीब आदमी उसको क्यों टैक्स नहीं लगता है? उनकी आय कम है, इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, उसके साथ महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई से परेशान है आम नागरिक। नहीं, हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है। जो मिलता है उसमें संतोष मानना चाहिए, एडजस्ट करना सीखो। कोई महंगाई नहीं नड़ेगी आपको। 300 रुपये में भी हमने चलाया घर, 3 लाख में भी घर चलाया। वही पोजीशन में आज हम दिखते हैं जो पोजीशन में पहले दिखते थे। कोई फर्क नहीं पड़ा हमको। पहले की सरकार और ये वाली सरकार, क्या फर्क है? जमीन आसमान का। कोई योजना ही नहीं थी गरीब के लिए, कि कोई खाली तुष्टीकरण का राजकारण किया है, डरा है, मुस्लिम को डरा है, हिंदू को डरा है और राज किया। फूट पाड़ो और राज करो। अब जो योजनाएं हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? आपके घर में कौन सी योजना का लाभ पहुंच रहा है? मैं योजना का लाभ नहीं ले सकता क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ, इसीलिए मेरे को योजना का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को संतुष्ट है कि गरीब भाइयों को मिले। चलिए, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ कई लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे पार्टी की ओर झुकाव बढ़ रहा है और जो योजनाएं हैं वो लोगों को काफी कई जगह फायदा भी पहुंचा रही है। कैसी सरकार होनी चाहिए और 5 साल सरकार से क्या उम्मीद है, देश का जो नागरिक है सही जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि इसके बारे में खास कोई स्टडी नहीं होता है। हम डे टू डे बहुत सारी दिक्कतों से गुजरते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। हमें आदत पड़ गई है उन समस्याओं के साथ ही जीते जाने की। आपका क्या मानना है? देश में जो सरकार चल रही है, किस तरह का सरकार का रवैया है और नागरिकों को उससे कितना फायदा पहुंच रहा है? अभी जो सरकार चल रही है वो कुछ तानाशाही सरकार है। वो सब ईडी, सीडी, सीबीआई सब अपने कंट्रोल में ही, चुनाव आयोग वगैरह सब। अभी उससे क्या होता है कि विरोध पक्ष को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। अभी ये लोग क्या विरोध पक्ष को भी कुचल रहे हैं, कैसे जेल में डाल के, डाका डाल के, चंदा इकट्ठा करके वो विरोध पक्ष को दबा रहे हैं, उनके अकाउंट सीज करके सब कुछ। इसके लिए विरोध पक्ष भी होना चाहिए। और जैसे एक सरकार है, दूसरी सरकार चेंज करना ही चाहिए, तो उसका आपको मालूम पड़ेगा, इवैल्यूएशन होगा कि ये सही था कि ये सही था। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं के दावे किए जाते हैं कि 175 योजना, अभी उन्होंने बताया कि 175 योजनाएं हैं। क्या लोगों तक इसका लाभ पहुंच रहा है? अभी हालत ये है कि आजू बाजू के गांव में जाओ तो प्राथमिक शाला में टीचर ही नहीं है, छत गिर रही है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अरे हम सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, बराबर। तो आज ये गवर्नमेंट स्कूल वाले आके वो गवर्नमेंट स्कूल भूल गए, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अभी जो लोग कमा रहे हैं, अभी आमदनी नहीं है, बड़ौदा में कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो जो भी युवान जो नौकरी कर रहा है वो बिलो 20। अभी बिलो 20 वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हाई स्कूल में कहाँ जाएंगे? 1-1 लाख रुपया फी है। तो ये जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के बारे में एकदम जीरो है। आप ले लो आरोग्य, एसएससी में जाओ, वहाँ आपका हॉस्पिटल के बाहर कमरे में स्ट्रेचर पे सब दर्दी पड़े रहते। तो ये सुविधा पहले सही थी, अभी क्यों नहीं है? अभी ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो इनको क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? बड़ी बड़ी योजना है, 175 बोल सुना, मगर किसको मिल रहा है? जो बेसिक जिसको जरूरत है वो तो उसको नहीं मिल रहा है। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, शायद उसके कोई जवाब सरकार के पास भी नहीं है। जब सरकार काम करती है उस पर सवाल तो उठना लाजमी ही है। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बातें देश कर रहा है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है, उन पर अलग अलग केस किए जा रहे हैं। उनमें से जो नेता बहुत ज्यादा करप्ट होते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके जो सारे करप्शन के उन पर जो आरोप हैं
वो तुरंत हट जाते हैं। तो इस तरीके की जो रणनीति है वो भी देश के सामने है, और उसके बावजूद भी देश जो निर्णय लेगा वो देश सोच समझ कर लेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य मेन मुद्दे हैं जहां अभी भी बहुत ज्यादा सुधार है। आपके या मेरे बच्चे कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, हम एसएसजी या गोत्री हॉस्पिटल में जाना ज्यादातर पसंद नहीं करते हैं। वही लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, हजारों लोग लाभ लेते हैं, लेकिन शायद वही लोग लाभ लेते होंगे जिन्हें अफोर्ड नहीं करते हैं। बाकी जो अफोर्ड करते हैं वो तो 500-1000 रुपए देके प्राइवेट में ही जाना पसंद करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे यहाँ बेहतर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार का जो हाल है देश में वो कैसा है? अभी जो युवान है इतने पढ़े लिखे, कम से कम 60-70% युवान को नौकरी नहीं है, तो वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। अपना देश का युवा धन सब जगह ऑल ओवर इंडिया सब युवा धन है और वेस्टेज जा रहा है। तो जब अगर ये देश का युवा धन वेस्टेज जाएगा तो आपको कभी आपका विकास करेंगे, कब आप डेवलप करेंगे, कब आपका तरक्की होएगी? खाली हवा में बातें करेंगे, हम 4वीं 5वीं 10वीं कर देंगे इकोनॉमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉटम से देखना पड़ेगा। तीसरी इकोनॉमी बनाने की बात है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। आप कुछ कह रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, उसके बारे में? अभी बोल रहे हैं कि प्लांट बहुत बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर के 3-4 प्लांट बन रहे हैं, वो कितने साल में बनेंगे भगवान जाने। लेकिन जो युवा जो पढ़े लिखे ऊपर आ रहे हैं तो उनको तो नौकरी मिल ही नहीं रही ना, वो तो एकदम प्राइवेट में कहीं 5000, 10,000, 20,000 में काम कर रहे हैं। और जिनके पास ज्यादा पैसे वो विदेश जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? विदेश जा रहे हैं, विदेश का पैसा इंडिया में आएगा तो फायदा होगा, लेकिन वो लोग वहीं पे अच्छे से रह रहे खा रहे हैं, तो इंडिया को क्या फायदा होगा? क्या होना चाहिए युवाओं के लिए, क्या करना चाहिए? आप एक प्रबुद्ध नागरिक है, आप भी कुछ सोचते होंगे कि ऐसा अगर कुछ हो जाए तो हमारा जो युवा धन है वो भारत में ही रह सकता है। तो युवा धन तो भारत में रहेगा, जहाँ पे इधर तरक्की भी तो होनी चाहिए ना। युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए उनको। यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेटिज्म है ज्यादातर। वो जो सरकारी जो पद है वो खाली पड़े हुए, ऐसे ही पड़े हुए, उनके ऊपर तो कोई होता नहीं है, तो नौकरी नहीं मिलती किसी को। गुजरात सरकार में जो सर्विस क्लास है, जो 30-40% वैकेंसी खाली है। एसएससी में 700 पद खाली है, नहीं भरा जाता है। ऐसे हाई स्कूल में और भरेंगे तो ठेका पे, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो देश में पूरा कंप्लीट नौकरी का भरना चाहिए और उनसे अपने को तरक्की होनी है। बहुत बड़ी बात यह है, बहुत सारी जगह वैकेंसी खाली है। एक और रोजगारी की कमी है और दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम लोगों को दिया जा रहा है। ज्ञान सहायक योजना हो, यहाँ के टीचर्स जो हैं वो सालों तक पढ़ लिख कर टीचर बनते हैं, उनके लिए बहुत सारी एग्जाम्स लगाई है, लेकिन जब वो एग्जाम पास कर लेते हैं उन्हें स्थायी नौकरी, नियमित नौकरी नहीं मिलती, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी दी जाती है ताकि उन्हें पेंशन ना दिया जाए। उनके जो लाभ है वो अपने आप आधे हो जाते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। सालों तक काम करने के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया जाता है और इसीलिए अब लोग यहाँ नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाना इसलिए लाजमी है ताकि लोगों तक बात पहुंचे और लोग भी इस पर सोच सके। महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा है कि जो गरीब लोग हैं उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। उसके थाली में दाल और रोटी है, उसको सब्जी या कुछ नहीं मिल रहा है। और अमीर जो है उसका पकवान में कम से कम 1000 रुपये का थाली वो वेस्ट करता है। लेकिन गरीबों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं बनाई है। योजनाएं मगर नीचे तक नहीं पहुंच रही ना। जहाँ गरीब है वो जो डिपार्टमेंट वो पहुंच नहीं रहे वहाँ। फिर भी लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, इस बात का मुझे जवाब नहीं मिल पाता है ठोस। नहीं, देखिए बड़ौदा में और गुजरात में ये मोदी है, नरेंद्र मोदी, तो वो लोकप्रिय है समझो, और अपना गुजरात का आदमी है और विकास कर रहे वो लोग। टीवी में बस एडवर्टाइजमेंट, गोदी मीडिया में पूरा दिन रात भर वही चेहरा दिखाएगा। तो टीवी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिख रहा है मगर धरती पे नहीं है कुछ। अच्छा चलिए, विपक्ष अब एकजुट हुआ है, करीबन 27, 28, 30 दल एक साथ आए हुए हैं और इंडिया गठबंधन बनाया है। क्या मोदी सरकार को कोई टक्कर दे पाएगा? 50-50 चांस है इस टाइम, वो जा भी सकते हैं। 55% इंडिया गठबंधन जीतेगा। चलिए, विपक्ष ने इस बार ताकत दिखाई है और पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें
सारे ही दलों के नेता एक मंच पर आए थे और मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, क्योंकि जिस तरह का दमन की राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को कुचला जा रहा है, विपक्ष को कुचला जा रहा है या विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत जो स्तंभ है वो है विपक्ष, लेकिन विपक्ष को बहुत ज्यादा कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष को कमजोर करने की ये जो राजनीति है वो शायद आगे चलकर, अभी नहीं 2024 में नहीं, लेकिन आने वाले 10 सालों में हो सकता है भारी पड़ जाए। कोई भी सरकार जो है वो खासकर महिलाओं से चलती है, क्योंकि महिलाएं घर संभालती है, घर का बजट संभालती है। ऐसे महिलाओं को क्या परेशानी आती है वो जानना भी जरूरी है। जो सरकार चल रही है, अब आपको वोट भी करना है, क्या परेशानियां हैं इस सरकार से? एक सरकार के बहुत परेशानियां हैं हमको अब सब्जी लेने जाते हैं तो कितनी महंगी सब्जी मिलती है, अभी गरीब लोग क्या खाएंगे। हाँ, और जो इधर बोलते हैं ये योजना बनाई, ये योजना बनाई, कहाँ पे कोई लाभ तो मिलता ही नहीं है। कहाँ पे उन्हें योजना बना के खाली रख दी है बराबर। यहाँ जाओ तो क्या इधर जाओ, उधर जाओ तो उधर जाओ, उधर जाओ, बराबर सब योजना बना के रख दी। फिर अभी ये बड़ौदा में क्या विकास किया है? कुछ विकास नहीं किया है। अभी हमारे ड्रेनेज है तो ड्रेनेज पूरा 10 बार बुलाते हैं इन लोगों को तो भी नहीं आते बराबर। तो फिर इन लोग ये सरकार क्या करने की, हमको जो हमारा मुद्दा है वो सोल्व नहीं कर सकती, ये सरकार को क्या करने की। हम तो इस सरकार को मतलब लाने की सोचते ही नहीं है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको ही लाने का सोचते हैं। अभी वहाँ भाजपा होगा कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये भाजपा नहीं अच्छी है कि ऐसा, पर जो सरकार काम करेगी उनको ही लाने का सोचते हो। अभी ड्रेनेज की है, सब यहाँ आओ, लाइट प्रॉब्लम, किसी को पानी का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम चल ही रहा है। तो अगला मतलब बड़ौदा में तो कोई विकास किया ही नहीं है। मतलब सूरत में कितना अच्छा है, भरूच सब जगह का है, अपना अहमदाबाद में देखो कितना डेवलप किया है। अभी इधर तो बड़ौदा में कुछ किया ही नहीं है उन लोगों। अहमदाबाद में मेट्रो चलती है, अहमदाबाद में बहुत अच्छी BRTS बस चलती है, वडोदरा में इस तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। नहीं, बड़ौदा में तो बस खोखला ही है सब, बस कुछ मतलब है ही नहीं। ऐसा बस में बैठो तो पूरी बस खट 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 चलती है बराबर। मतलब BRT कुछ है नहीं वहां, तो लेडीज के लिए अलग से बस है BRT बराबर, और ऐसी बस इधर तो कुछ है ही नहीं। क्या करने का अभी इस सरकार को लाने का ही नहीं सोच। वडोदरा का विकास इसलिए पीछे है क्योंकि यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। परिवहन की बात करें तो वडोदरा में सिटी बस का इस्तेमाल करने वाले बहुत कम लोग हैं। यहाँ इसलिए वाहनों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि यहाँ अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा अवेलेबल कराया जाए तो प्रदूषण बच सकता है, जो पेट्रोल का खर्च है लोगों का वो बच सकता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुचारू नहीं होने से बहुत सारी समस्याएं आ रही है। साथ ही ड्रेनेज की समस्या की बात की इन्होंने। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सालों पहले एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम की भेंट वडोदरा शहर को दी थी, लेकिन उसे भी अब हम सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय नेता है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट करते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है वो सांसद का है। आपके वहां सांसद कौन है वो भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके वहां सांसद है वो कैसा काम करेंगे। उनसे सवाल पूछिए, वो आपके इलाके में आने वाले हैं, आगे वाले 5 साल में आए कि नहीं आए, लेकिन अभी फिलहाल वोट मांगने जरूर आने वाले हैं। ऐसे में उन्हें आपकी समस्याओं से अवगत कराइए, उनसे पूछिए कि आप आने वाले 5 सालों में क्या करने वाले हैं। वैसे डॉक्टर हेमांग जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, VNM के जरिए आप उनसे मिल चुके हैं। मैंने उनसे सवाल पूछ लिए हैं कि आखिरकार वो किस विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी डिक्लेयर होगा, हम उन्हें भी VNM के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हर प्रत्याशी को आप खुद परखे, ये जरूरी है, क्योंकि आखिरकार वोट आपको करना है। तो ये है वडोदरा के नागरिक जो अपनी अलग अलग बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इस बार इनका वक्त है। जब 5 साल में चुनाव आते हैं, लोकतंत्र का उत्सव आता है, हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, और आज देश के नागरिक बढ़ चढ़कर इसमें इसलिए हिस्सा लेना चाहते हैं क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इनकी बातें सरकार को जरूर सुननी होगी। जो दिक्कतें रही है उनमें सुधार लाना होगा। जो योजनाएं अगर लोगों तक नहीं पहुंची है, पहुंचानी होगी, क्योंकि वोट आखिरकार इन्हीं से लेना है। और यही नागरिक जो हैं हमेशा ही देश के भविष्य बताए जाते हैं। देश में सरकार का गठन आम नागरिक करते हैं। ऐसे में आम नागरिक के मुद्दे VNM के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम,
और चुनावी चक्कर रोज शाम 4 बजे आप मेरे साथ देख सकते हैं। यहाँ हम लोगों की राय पहुंचा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की राय पहुंचा रहे हैं, कैंडिडेट्स की राय पहुंचा रहे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से वोट कर सके। क्योंकि मैं रोज कह रही हूं, आपका वोट, आपकी ताकत और आपकी हुकूमत। देखते रहिए रोज वीएनएम टीवी। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत।